हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। आज का टॉपिक टॉप 20 जी के सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज टॉप 20 जी के सीरीज आपके सामने होगा और आज का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सभी 20 क्वेश्चंस जो हैं सभी PYQ हैं, किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिया गया है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे और आज हम आपके आने वाले किसी भी भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से निश्चित आज का वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा और यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगले वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। और इस टॉप 20 जी के सीरीज में हमने अभी तक कम से कम 500 के आसपास क्वेश्चन करा दिया है। तो अगर आपने अभी सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को 1 बाय 1 देख सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर ये सभी सीरीज देखते हैं तो आपको अगले किसी भी कंपटीशन में बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानिए और अपना नॉलेज को और दुरुस्त करिए और किसी भी कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करिए। तो चलिए आज का टेस्ट सेशन शुरू करते हैं टॉप 20 जीके का। तो आज का टॉप 20 जीके आपके सामने होगा और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? यानी धातु का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो है उसमें से कौन सा शहर है? जोहानसबर्ग है, न्यूयॉर्क है, लंदन है या सिंगापुर है? इसमें से कौन सा है जो धातु का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है? जल्द से जल्द आंसर दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंगापुर नहीं होगा, ये भी गलत है और जोहानसबर्ग भी गलत है। अब बताइए न्यूयॉर्क या लंदन, यही दोनों में से कोई एक है। तो चलिए मैं न्यूयॉर्क के साथ नहीं जाता हूं, इसका सही आंसर है लंदन। लंदन जो है धातु का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, इस बात को याद रखिएगा। और ये कई बार क्वेश्चंस SSC में पूछा गया है और BPSC में भी। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। जो सेल होता है ना, मानव शरीर का जो सेल होता है, तो उसमें पूछ रहा है कि 80% इस सेल में 80% से अधिक क्या पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो उस सेल में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, चर्बी पाया जाता है, खनिज पाया जाता है या जल पाया जाता है? जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। प्रोटीन गलत ऑप्शन है और चर्बी ये भी गलत ऑप्शन है। अब खनिज, तो खनिज में क्या पाया जाता है? तो ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन जल है, यानी वाटर है, यानी पानी, जल पाया जाता है। किसी भी सेल में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है। तो याद रखिएगा, हमारा शरीर पूरा जल से बना हुआ है। 71 लगभग 71% हिस्सा जो हमारे शरीर का है वो जल से बना हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने होंगे और उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बायोलॉजी से ही लिया गया है, जीव विज्ञान से। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी डबल संरचना हेलिक्स आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, कि जो ये था ऐसे डबल संरचना हेलिक्स का जो मॉडल किसने दिया था? तो किसने दिया था, है ना, किसके द्वारा दी गई थी ये? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा दी गई थी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दी गई थी, या फिर लिनस पॉलिंग के द्वारा दी गई थी, या फिर रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस के द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा जो है डीएनए डबल हेलिक्स का संरचना की खोज की गई थी? कौन है वो हस्ती, कौन है वो व्यक्ति, बताइए जल्दी। तो देखिए बहुत से लोग ग्रेगर मेंडल पर जाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने आनुवंशिकता का खोज की थी मटर के प्लांट पर, याद होगा। ये भी गलत ऑप्शन है, सी भी गलत ऑप्शन है। अब इसका ऑप्शन है डी, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन सी होगा, अरे सॉरी बी होगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज की गई थी। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है फिजिक्स से। ओम मीटर मात्रक है। जो ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर किसका मात्रक है ये पूछा जा रहा है। प्रतिरोध का मात्रक है, चालकत्व का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है या आवेश का मात्रक है? यहाँ बहुत लोग फंसेंगे, तो चलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। चुंबकत्व और आवेश गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन इन्हीं दोनों में से है। और ये देखिए कितना करीब करीब वर्ड दिया गया है आपको फंसाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिरोध से तो इसका संबंध है, लेकिन प्रतिरोध शब्द जो है ना ये इसके लिए सही नहीं है। ये है प्रतिरोधकता।
प्रतिरोधकता को का जो है ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। तो ये सही ऑप्शन क्या है, सॉरी सही ऑप्शन जो होगा आपका इसका ऑप्शन ये सी होने वाला है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। प्रतिरोधकता का जो है मात्रक है क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर इसका साइन क्या होता है, ये होता है, याद रखिएगा। तो आई होप आप आज का क्वेश्चंस बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को बार बार देखिए ताकि यहाँ से आपका कम से कम 2 4 5 नंबर फिक्स हो जाए अगले किसी भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अति चालक का लक्षण होता है। अति चालक का लक्षण क्या होता है ना। किसको हम कहेंगे कि इसमें अति चालकता है, कौन सा कोई भी धातु का। तो कह रहा है उच्च पारगम्यता होता है, निम्न पारगम्यता होता है, या शून्य पारगम्यता होता है, या अनंत पारगम्यता होता है, यानी इनफाइनाइट। तो चलिए बताइए अति चालकता का लक्षण क्या है। तो देखिए उच्च गलत है और निम्न भी गलत है। इसका जो सही ऑप्शन है ना, अनंत पारगम्यता भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन है शून्य पारगम्यता। जब होगा किसी भी एलिमेंट का तो उसका चालकता जो होगा अति हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। इसलिए सिल्वर को क्या कहा जाता है कि सिल्वर सबसे अति चालकता वाला एलिमेंट है, धातु है, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन शून्य पारगम्यता जो होगा यही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए अपना। जी नहीं, बहुत लोग डी बता रहे हैं कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो ये भी गलत, ये गलत ऑप्शन मैं पहले ही काट दूं। और वहीं रहता है सेम, ये भी गलत है। अब बढ़ता है या घटता है, इसी में से कोई एक है। तो गर्म करने पर ना, किसी भी अर्धचालकता को गर्म करने पर सेमीकंडक्टर को जो है उसका बढ़ता नहीं है, घटता है। क्या होता है अर्धचालकता, तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ना वो घट जाता है, प्रतिरोध करना कम कर देता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियोज़ को। तो सभी वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको कुछ बेहद नॉलेज मिल सके, क्योंकि आज के वीडियो में लास्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं जो बिल्कुल सटीक आपके किसी न किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं, और ये भी सारे क्वेश्चंस PYQ ही हैं। तो बेहद ही हमारे सीरीज में टॉप 20 जीके सीरीज में सभी PYQ ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं बिल्कुल किसी न किसी कंपटीशन में आपके अगला किसी भी आने वाले कंपटीशन में निश्चित रूप से 2 4 5 नंबर फिक्स करने ही वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्धारित की जाती है, यानी एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो है वो किस बात पर निर्धारित की जाती है। तो शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। ये पिछले TRE 2 में क्वेश्चन पूछा गया था 11th 12th में। तो चलिए प्रतिहार प्रति इंच गलत ऑप्शन है, और डी तो मैं अभी पहले ही काट देता हूं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। सही सही बताइए, यही 2 ऑप्शन में से कोई एक है। तो मैं चलता हूं ये ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि ऑप्शन सी इसका सही है। बिंदु प्रति इंच जो है एक प्रिंटर की गुणवत्ता दर्शाता है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो क्या उत्सर्जित करता है, तो यानी क्या प्रोड्यूस करता है। तो अल्फा किरण, बीटा किरण, या गामा किरण, या उपरोक्त में से सभी। तो जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो देखिए कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है ना वो अल्फा भी प्रोड्यूस करता है, बीटा भी करता है, और गामा भी। ये सारे नुकसानदेह गैसें हैं, रेडियो एक्टिव किरण है, रेडियो एक्टिव किरण है, ये रे है। तो निश्चित रूप से इसका सही ऑप्शन डी होने जा रहा है, यानी ये सभी हैं, सभी सही हैं, सभी ABCD सब सही हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ से ये उत्सर्जित होते हैं। तो याद रखिएगा बेहद ही इंपॉर्टेंट है इसका सारा क्वेश्चन आपके सामने है, तो सभी क्वेश्चंस में आप बने रहें, क्वेश्चन को लास्ट तक देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, यानी अगर हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी राख,
सी मिट्टी और डी जल। जल्द से जल्द बताइए हाइड्रोजन को जलाने पर क्या मिलेगा हमको। तो आपको पता है हाइड्रोजन H से डिनोट किया जाता है। अगर इसको जलाएंगे तो कह रहा है कि ऑक्सीजन मिलेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राख मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मिट्टी मिलेगा, बिल्कुल नहीं। क्या मिलेगा? जल मिलेगा, वाटर मिलेगा। आपको पता है H2O। और जब हम जलता है तो क्या निकलता है जी? जब जलेगा तो यहाँ CO2 नहीं O2 का प्रतिक्रिया होगा उसके साथ। और जब O2 का प्रतिक्रिया होगा जलने के समय, आपको पता है ना किसी भी चीज़ को जलने में O2 सहायक है। और जब ये जलने में सहायक बनेगा तो H के साथ अभिक्रिया करके H2O बना लेगा, इसलिए ये जल बनेगा, जल प्राप्त होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन होती है, क्या होती है ब्रोमीन? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और PYQ है। तो ब्रोमीन रंगहीन गैस होती है, भूरी ठोस होती है, अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है, या फिर लाल द्रव होता है। क्या होता है ब्रोमीन? तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है। बिल्कुल नहीं, ये गलत ऑप्शन है, मैं पहले ही काट देता हूँ। अब यही दो है, ए या डी, जल्द से जल्द बताइए। तो रंगहीन वाला गलत है। ये जो है ना ब्रोमीन जो होता है, लाल प्रकार का एक लाल द्रव होता है, लिक्विड होता है, रेड लिक्विड होता है, रेड कलर का। तो ब्रोमीन एक लाल द्रव होता है, ना कि कोई गैस होता है या ठोस होता है। तो याद रखिएगा। आप देख रहे हैं कितना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिए गए हैं आज का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्वेश्चंस बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बनिए। और भी बहुत आज टॉप 20 जी के सीरीज में हम बेस्ट क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं, है ना। और हम लगभग आधा में पहुंच चुके हैं, तो बस बने रहिए, और 10 मिनट में वीडियो खत्म होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो कन्याकुमारी कह रहा है ना, तमिलनाडु वाला घाट पे। तो कह रहा है कि यहाँ जो है कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? कन्याकुमारी, आपको ये पता है ना कन्याकुमारी। तो कह रहा है कि यहाँ से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी है? तो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, आपको याद करिए, कार्डमम की पहाड़ी। कहाँ है? कार्डमम की पहाड़ी। यानी यहाँ जो ऑप्शन दिया गया ना, अन्नमलाई पहाड़ी, ये गलत ऑप्शन है। नीलगिरी गलत है। शिवराय पहाड़ी गलत है। इसका सही ऑप्शन कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, जो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, हमारा जो दक्षिणी पर्वत है ना, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब कह रहा है कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, लारेशिया लैंड का भाग है, अंटार्कटिका महाद्वीप का भाग है, या एक से अधिक। तो आपको पता है कि ये अपना टूट कर आया है ना। तो कहाँ से टूट कर आया था? तो गोंडवाना लैंड से टूट कर आया था, अलग हुआ था। तो ये जो इधर वाला साउथ वाला हिस्सा है ना, ये क्योंकि ऊपर वाला तो जाके सटा था, तो ये टूटा इधर से था। तो ये जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है ना, ये गोंडवाना लैंड का जो है भाग है, टूटा हुआ भाग है। तो याद रखिएगा, ये सारा ऑप्शन गलत होगा। इसका सही ऑप्शन ए होगा, गोंडवाना लैंड। तो आप देख रहे हैं कितना बेहद अच्छा और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? देखिए लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, ये पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन है 37, बी 27, डी 47 और सी 36। कितने जो हैं लक्षद्वीप में, हमारे लक्षद्वीप में कितने जो हैं? लक्षद्वीप आपको पता है ना यहाँ है। तो ये अरब सागर में लक्षद्वीप होता है अपना यहाँ, है ना, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि इसमें कितने जो हैं द्वीप पाए जाते हैं। तो देखिए 37 गलत ऑप्शन है, 27 भी गलत ऑप्शन है, 47 भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन सी है, 36 जो है द्वीप हैं हमारे लक्षद्वीप में, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है जी अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उसके सचिव पूछ रहा है कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, कर्पूरी ठाकुर थे। तो देखिए ये बहुत आसान है और पूछा भी गया है क्वेश्चन में। हालांकि जिसको नहीं आता है उसके लिए आसान नहीं है। तो देखिए ये कर्पूरी ठाकुर और आचार्य, ये गलत है। अब राम वृक्ष बेनीपुरी या जयप्रकाश नारायण? तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का कहीं नाम नहीं है, ये इसका सही ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव भी थे, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ये सभी मैंने बोला हूँ पहले ही, ये सब PYQ हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। अलीवर्दी खान, आपको याद है ना अलीवर्दी खां? अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर, है ना, डिप्टी गवर्नर यानी उप गवर्नर नियुक्त किया गया था? किस वर्ष में? 1729 में, 1734 में, या
1746 में या फिर 1733 में, 1733 किस में किया गया था? इनको बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था किस वर्ष? किनको? अलीवर्दी खां को। तो देखिए ए ऑप्शन गलत है और सी गलत है। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। बहुत ही करीब करीब ऑप्शन है, तो जल्द से जल्द बताइए। जी नहीं, बी के साथ जा रहे हैं, ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन डी है। 1733 में 1733 में जो है अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? कह रहा है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, पागलपंथी विद्रोह का उल्लेख है, संताल विद्रोह का उल्लेख है, या फिर नील विद्रोह का उल्लेख है? किसका उल्लेख है आनंद मठ में? तो देखिए सन्यासी विद्रोह गलत ऑप्शन है, संथाल भी गलत ऑप्शन है, पागलपंथी भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन सी है। नील विद्रोह जो है, नील विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है किसमें? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पागल पंथ। अभी आया था ना, तो पागल पंथ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है बुल्ले शाह, बी करम शाह, सी यजुवेंद्र सिंह, या फिर डी स्वामी सहजानंद। तो जल्द से जल्द बताइए पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद गलत ऑप्शन है, यजुवेंद्र सिंह भी गलत। अब इसमें से दोनों में से कोई एक है, बुल्ले शाह या करम शाह। जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। तो बहुत लोग बुल्ले शाह के साथ जा रहे हैं, गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन बी है, करम शाह। करम शाह ही हैं जिन्होंने पागल पंथ की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने लिखा था या किसने दिया था? याद रखिएगा। तो भगत सिंह, हसरत मोहानी, या इकबाल, या महात्मा गांधी। किसने लिखा था? देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखा था। आपको याद होगा कि इसका सही ऑप्शन भगत सिंह लोग मानेंगे और सब लोग मानते भी हैं कि भगत सिंह है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही दिया था। लेकिन एक बात समझिएगा कि जो है इसको लिखने वाले जो थे ना, वो थे कौन? हसरत मोहानी साहब। लिखने वाले कौन? हसरत मोहानी साहब। और इस नारा को बुलंद करने वाले थे भगत सिंह। तो इसलिए भगत सिंह को इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह कहा जाता है। लेकिन जब लिखने का पूछ दिया जाएगा ना और हसरत मोहानी का नाम होगा, तो आपको हसरत मोहानी को ही नाम लेना होगा। इन्होंने ही ये नारा दिया था। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है ए कट जाएगा, भगत सिंह, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हसरत मोहानी साहब। तो आप देख रहे हैं कितना उलझाने वाला क्वेश्चंस दे रहा है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छा से एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे ताकि आप बेहतर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देख लीजिए। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को एक साथ फांसी दिया गया था, आपको याद होगा। तो कब दिया गया था? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 अप्रैल 1931 और 23 मार्च 1934। जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। तो देखिए डी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है। इसका सही ऑप्शन बी भी नहीं है, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन ए होने वाला है। 23 मार्च 1931 में जो है 23 मार्च को तीनों को फांसी दी गई थी और तीनों सुपुत्र भारत माता के लिए खुशी खुशी फांसी को चूम लिए थे। तो ये वो दीवाने थे। तो आप भी याद रखिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला, अपने जुनून अपने अंदर भरिए और पूरी दिल से पढ़ाई कीजिए ताकि अपने किसी भी कंपटीशन में अपना एक सीट फिक्स कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन टॉप 20 जी के सीरीज का 20th क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति जो किस लिए थी? तो नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली संस्था थी, या फिर मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली संस्था थी, या एक क्रांतिकारी संगठन थी? क्या था अनुशीलन समिति? तो देखिए नारी उत्थान से इसका कोई लेना देना नहीं था, विधवा विवाह से भी कोई लेना देना नहीं था, ये मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली संस्था भी नहीं थी। इसका सही ऑप्शन डी होने वाला है, यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो आप देख रहे हैं आज का टॉप 20 जीके का सीरीज जो है कितना अच्छा रहा
तो आज हम सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको मैं बोल दिया हूँ कि इस टॉप 20 जीके सीरीज में सारे क्वेश्चंस PYQ आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को अपना लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारा फायदा होने वाला है। यहाँ सारे क्वेश्चंस PYQ होने वाले हैं और साथ साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी, तो उसका भी हम यहाँ पर वीडियो आपको प्राप्त होता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो उसके लिए भी आप बने रहिए वीडियो पर और चैनल पर। तो चैनल को अपना लीजिए और तब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर कोई भी आपको डाउट है, संदेह है किसी क्वेश्चन पर, तो आप कमेंट भी करिए और अपना सलाह भी दीजिए, सजेशन दीजिए, हम और भी बेहतर करेंगे आपके लिए। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।